जोहार, नमस्कार। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है और हमारा सृजन भी महिलाओं से ही है। इस आधी आबादी और सृजनहार होने के अलावा भी हमारे तमाम ताकतों की दाता भी महिला ही है। ज्ञान की दाता सरस्वती हैं, धन की दाता लक्ष्मी हैं और शक्ति की दाता दुर्गा है। इसके बावजूद भारतीय संविधान में उल्लेखित करने के बावजूद, संविधान के लागू हुए 75 साल होने के बावजूद महिलाओं को अभी तक समानता का दर्जा नहीं है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कानून बनाने पड़ रहे हैं, अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ रही है। जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और विकास का जो मॉडल पूरी दुनिया में माना जाता है, आए दिन उसके इंडेक्स सामने रखे जाते हैं, उस विकास में बढ़ोतरी के साथ साथ महिलाओं के प्रति अपराध में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह आंकड़ा सिर्फ झारखंड, यह आंकड़ा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, लगभग दुनिया में कमोबेश ये स्थिति है। युद्ध में सबसे ज़्यादा परेशान महिलाएं होती हैं, भूकंप में सबसे ज़्यादा, हर जगह जहां देखिए। इसके अलावा सामान्य स्थितियां हैं, सामान्य स्थितियों में भी 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के बाद महिलाएं तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, तेज़ी से आगे निकली हैं और उनका आगे निकलना भी शायद पुरुष सत्ता को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से भी क्राइम हो रहा है। हालांकि क्राइम का मैक्सिमम दोष आजकल मोबाइल पर थोप करके अपने को मुक्त करने की कोशिश की जाती है। वस्तुतः 90 के बाद समाज का जिस क्रम में विकास हो रहा है, वह विकास ज़्यादा बात करने के बाद मोबाइल पर डायलॉग विहीन विकास है। माँ बाप का, भाई बहन का एक दूसरे के साथ संवाद, और कोरोना ने तो यह और कमाल कर दिया। संयुक्त परिवार का टूटना, न्यूक्लियस फैमिली का बनना, ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन समाज की यह जिम्मेदारी है, सरकारों की यह जिम्मेदारी है, प्रशासन की, शासन की यह जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षा दे। जहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगी वह समाज ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा विकसित होगा। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश कुमार झा हैं, जो जोनल आईजी हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ समरजीत जाना है, जो जेवीएम श्यामली के प्रिंसिपल हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ नेहा बाला हैं, जो साइबर डीएसपी की डीएसपी साइबर क्राइम हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली अपराजिता डुंगडुंग, जो सहायक प्राध्यापिका हैं, स्नातकोत्तर रांची विश्वविद्यालय समाजशास्त्र। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। जोहार। अखिलेश जी, आप ही से आरंभ करता हूँ या समाजशास्त्र से आरंभ करूँ? चलिए आप ही शुरू करता हूँ। बहुत सारे कानून नए नए बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ रही है, और साइबर ने तो महिलाओं को और ज़्यादा कहिए कमज़ोर कर दिया है। तो अगर इस दृष्टि से देखें कि महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं और जो रोकने के सिस्टम हैं, कीज़ हैं, वहाँ क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, यह बात सही है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें विभिन्न स्तरों पर कानून बनाए गए हैं। रिसेंटली भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसको और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया गया है। साथ ही साथ उसके क्रियान्वयन को, जो सीआरपीसी के प्रावधान हैं या आईपीसी के प्रावधान हैं, उसके क्रियान्वयन को लेकर के भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। जो नए न्याय संहिता है उसमें भी जो नए कानून जो जुलाई से लागू होने वाले हैं उसमें भी कई सारे प्रावधान इसको लेकर के किया गया है। अपराध सिर्फ कानून से नहीं रोका जा सकता है, जो मानसिकता है, यह बात सही है कि जो एक पुरुषत्व की मानसिकता हम लोगों के परिवार में, समाज में डेवलप कराया जाता है या हो जाता है इनडायरेक्टली, उसका भी कहीं ना कहीं इस क्रम में योगदान होता है। पुलिस के पर्सपेक्टिव से यह देखें तो हम लोग दोनों तरफ से, एक तरफ जहां कानून का अनुपालन कराना आवश्यक है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, दूसरे तरफ इसके लिए समाज को जागरूक करना। क्योंकि क्या यदि फिजिकली कोई कमज़ोर है तो क्या ये सिविलाइज सोसाइटी में होना चाहिए कि उनके विरुद्ध हम लोग किसी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करें? ये मानसिकता में भी बदलाव आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग विभिन्न स्तरों पर जागरूकता ला रहे हैं। सिविलाइजेशन का जैसे जैसे प्रोग्रेस हो, यह बात सही है, जो
विभिन्न प्रकार के अपराध जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म्स के रूप में थे, उसको भी अपराध की श्रेणी में लाए गए हैं। और इससे निश्चित रूप से कमी तो आई है, लेकिन बहुत कुछ और किया जाना आवश्यक है। और जाना साहब, स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है, खास करके को एजुकेशंस में, और जहाँ को एजुकेशन नहीं है, ये दो तरह की व्यवस्था है। तो आप सौदिया के ये संयोजक भी हैं, तो आप ये बताइए कि दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों के अपने साथियों को, खास करके महिला साथियों के ट्रीटमेंट का। जब बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं, साथ ही जो लिंग भेद है उसमें बच्चे का जो मन में अनुसंधित्सा है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए, ये सब दूर हो जाता है। तो हम तो को एजुकेशन का फेवर में ही हूँ, क्योंकि उसमें एक लड़का एक लड़की का साथ साथ समन्वय होता है, विकास होती है। मेरा मन में ये प्रश्न है, हम बच्चों से भी यही जिक्र करते हैं, यही बात करते हैं, जे एक बार वैदिक युग में हम लोग देखें तो वहाँ देखेंगे गार्गी, याज्ञवल्क्य और जो जो अच्छे अच्छे विदुषी रमणी रहे, उन लोग उस समय कोई अन्याय का सहन नहीं करना पड़ा। उन लोगों का साथ साथ एक ही साथ विकास हुआ। जैसा ऋषि लोग भी बढ़ रहा है, उसमें कोई जेंडर सेंसिटिविटी नहीं था, ये जेंट्स है, ये लड़का है, लड़की है, इसमें कोई बात नहीं थी। आजकल ये सब नया जो भावनाएं उत्पत्ति हुई है, इसके कारण भी हमको लगता है हमारा मन की जो भावना, हमारा मन धीरे धीरे प्रदूषित हुई है। हमारा कोई भी एक व्यक्ति को हम देखें तो उसका परिचय वो नारी है कि पुरुष है, इसमें नहीं है। इसका है जो उसका अंदर में क्या व्यक्तित्व विकसित हुई है। और स्कूलों में हम लोग यही काम करते हैं। अब हम कोई एक ही जो लड़की और लड़का का स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं है, मगर हमारा सहोदया जो आप जिक्र किए रांची में, इसमें है, पर बहुत कम स्कूल है सिर्फ लड़की और लड़का को अलग अलग से शिक्षा दान कर रहा है। ज़्यादातर स्कूलों जो भी है को एजुकेशन ही है, और इसमें बच्चों का विकास जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से होते हैं। उन लोग दोस्त जैसा चलते हैं, और आगे जाके भी उसका जो व्यक्तित्व, जो एक मानसिक विकास होती है, उसकी परिपूर्णता दिखाई देती। नेहा वाला, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब स्टूडेंट थी, आप जो घर में एक बच्ची थी, आप जब स्कूल कॉलेज गई और आप जो डीएसपी बनी, आपके जो पुरुष सहयोगी हैं, वो ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क देखा आपने अपने बचपन में, अपने ये पढ़ाई के दिनों में और अभी के दिनों में? और जो क्राइम हो रहे हैं अभी भी, जो डाटा है, डाटा में साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही पीड़ित हैं, और महिलाओं के नाम पर भी पीड़ित किया जा रहा है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एज एन इंडिविजुअल मतलब मेरी पढ़ाई गर्ल्स मीडियम मतलब इसमें हुई थी, मगर मेरी +2 कोएड में हुई थी। तो कोएड में ऐसा कोई मेरे मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि उनका ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो या टीचर्स के बिहेवियर में डिफरेंस हो। ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ। और घर पर भी जो वैल्यू सिस्टम था वो ऐसा था कि कभी ऐसे मतलब बच्चियों को या बेटों को अलग से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इंडिविजुअली या पर्सनली अभी ऐसा कभी फेस नहीं हुआ मेरे पर्सनल लाइफ में। और अभी प्रोफेशनली अगर रिपोर्टिंग देखें केसेस की, तो क्योंकि बच्चे काफ़ी कम एज में मोबाइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी भी है एजुकेशन को लेकर। मोबाइल पर अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, गूगल है, या बहुत सारे एजुकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो बच्चे एक्सेस करते हैं। और पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है बच्चे पढ़ाई के लिए ही मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो फैमिली में सिस्टम है, मतलब पेरेंटल कंट्रोल हमारा थोड़ा सा लूज़ है, और बच्चों की डिपेंडेंसी मोबाइल पर ज़्यादा है। 1-to-1 कांटेक्ट उनका काफ़ी कम हो गया है। तो जाने अनजाने में वो कई ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिनको या तो वो नहीं जानते हैं, और बहुत सारा अपना पर्सनल डेटा, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनके साथ वो शेयर कर देते हैं, जिसका मिसयूज़ होता है। और वो मिसयूज़ अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो वो एक तरह से साइबर क्राइम के परव्यू में आ जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है सोशल कॉन्टैक्ट्स के लिए बने, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अभी व्हाट्सएप भी है। तो ये एंडलेस है, और एंडलेस प्लेटफॉर्म्स है तो एंडलेस कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं हमारे। तो इस बढ़ते साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग का ये बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से टीनेजर से लेकर
कई मतलब अलग अलग मतलब एज ग्रुप के औरतें और लड़कियां इसके संपर्क में आ जाते हैं। तो हमें बचपन से ही वो पेरेंटल कंट्रोल बच्चों के ऊपर रखने की ज़रूरत है, और एक ध्यान सुपरविजन रखना है कि वो अपने फ़ोन में कर क्या रहे हैं, एजुकेशन ही से रिलेटेड कर रहे हैं या और कोई अन्य एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक ध्यान में मैं रखनी आऊँगा चाहिए। आपके पास लौट करके, तो पूछूंगा सवाल ये आपसे कि मोबाइल पर कैसे कंट्रोल पॉसिबल है। वो सवाल अभी रहने दीजिए, अभी आते हैं हम इनके तरफ, डॉक्टर दीपाली की तरफ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, चूँकि आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह करके आई हैं, रांची में भी रही हैं, रांची आपका वो है, तो आपके दृष्टिकोण से क्या कारण हो सकता है जिस ट्राइबल समूह में कभी भी बलात्कार की कहीं से कोई घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी, कहीं भी कभी भी, अब वहाँ भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है जैसे दूसरी जगह बढ़ रहा है कंपेरेटिवली, जब इसलिए कि दोनों साथ साथ रहते थे, खेलते थे, खेत जाते थे, नाचते थे, गाते थे, तब भी वहाँ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कारण? एक तो आपके प्रश्न को मैं 2 लेवल पे एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। पहला है कि जब मैं एक समाजशास्त्री के रूप में जो महिला और उनकी सुरक्षा के मुद्दे को देखती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये प्रश्न होता है कि मैं कहाँ से ये आइडेंटिफाई करूँ कि ये कौन से क्षेत्र हैं या कौन से जगह हैं जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा क्राइम के बारे में रिपोर्टिंग पाते हैं। तो जब वो उनको उस रीजन्स को या उन क्षेत्रों को मैं समझने की कोशिश करूँगी, तो फिर मुझे सीधा आंकड़े चाहिए, मुझे डेटा चाहिए। तो जब अगर हम देखें कि विश्व भर में ऐसे रीजन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स या वायलेंस अगेंस्ट महिलाएं देखी जाती हैं, वो ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कि मैं IMF के 2021 के एक रिपोर्ट को रेफ़र करती हूँ, जिसमें ये दिखाया गया कि सब सहारन अफ्रीका के जो रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ वायलेंस या की और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से अब आप भारत में भी देखेंगे तो ऐसे रीजन्स जहाँ पे पाया जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ हो सकता है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है या फिर वहाँ पे बहुत गरीबी है, तो वहाँ पे ये क्राइम बढ़ जाते हैं। तो अगर हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को देखें, वो तो एक जेंडर के डिफरेंस से आता ही है। दूसरी चीज़ है कि और सारे सामाजिक कारण क्या हैं उस चीज़ को ऐड करते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट मैं कहना चाहती थी। अब उसी का एक्सटेंशन अगर हम देखें भारत में, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि मैंने दिल्ली में भी देखा है और यहाँ रांची में भी, झारखंड में जितने जो ट्राइबल रीजन्स हैं वहाँ पे अभी खासकर रिपोर्टिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रेप केसेस के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 रीज़न है। एक है कि लोगों में एक जागरूकता भी बढ़ी है कि क्या गलत है और क्या सही है, एक अवेयरनेस। एक तो समाज में एक स्टिग्मा बहुत बड़ा होता है कि किसी तरह का अगर यौन हिंसा हो गया, सेक्सुअल वायलेंस हो गया, तो उसके बारे में लड़कियां खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। तो जब ये जागरूकता है कि हाँ ये गलत है और ये मेरे साथ हुआ है, तो उस बारे में बोल पा रहे हैं। और अभी साइबर की बात आई है, तो उसी से मैं उसको एक और थोड़ा सा क्राइम के एंगल से नहीं, पर मैं बोलूँगी जब टेक्नोलॉजी भी है, रीच एक है लोगों तक, अभी मोबाइल फ़ोन एकदम बिल्कुल ही किसी कोने गांव में किसी ना किसी के पास है, तो उसके माध्यम से भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ अवेयरनेस लोगों तक पहुंचता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो सोर्स ऑफ एक क्राइम नहीं है, बट एक अवेयरनेस भी उसके माध्यम से पहुंचती है। हाँ, आपसे अगला सवाल मेरा ये होगा कि अस्मत बिकना, बेचना और अस्मत लुटना दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, ठीक है ना। बड़े एक जुल्म करके, एक हमारी मजबूरी, जो आपने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया, वो एक अलग अलग चीज़ है कि कोई अपने को बेच रहा है पेट भरने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने की। एक है कि लूट लेना, दोनों बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना। तो गरीब देशों में वहाँ एक मजबूरी है, क्योंकि और कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत आसान साधन दिख रहा है। भारत के भी कई हिस्सों में इस तरह के साधन लोग अपनाते हैं, लेकिन वो है इसलिए उसके साथ अब ज़बरदस्ती कर सकते, ये राइट तो हमको नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता है, लॉ भी नहीं देता है, ठीक है ना। उसके परमिशन के बगैर सब जायज़ है, दोनों अगर सहमत है तो सब जायज़ है। तो उस पर हम बात करेंगे। अभी आपके पास में आ रहा हूँ अखिलेश जी। एक तो निर्भया कानून हमको लगता है सबसे कड़ा कानून है अब तक का, सबसे कड़ा कानून, फिर पोक्सो भी आ गया और ये सारा कुछ आ गया। आप देखेंगे कि कानून जितना कड़ा बन रहा है, जैसे फांसी की सजा, अगर किसी की हत्या कर देते हैं, नृशंस हत्या करते हैं, फांसी की सजा हो जाएगी, तो उन चीज़ों को रुकने के बजाय उन चीज़ों में बढ़ोतरी आ रही है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल आया है। एक तो ये दीपाली जी ने कहा कि चूंकि अब लोग प्रोटेस्ट करते हैं और सामने आ रहे हैं, ये कारण है कि आपको ज़्यादा दिख रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि घटनाएं बढ़ी हैं।
आपके पास चूंकि रिकॉर्ड है तो आपके पास आंकड़े, तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। दूसरे ये है कि यह कहावत है कि चूंकि रिपोर्टिंग आजकल ज़्यादा होने लगी, मीडिया हर जगह हर चप्पे चप्पे में पहुंच गया है, इसलिए भी ज़्यादा दिख रही हैं। तीसरा कारण है कि मोबाइल एक बड़ा कारण है, लेकिन हम समाज शास्त्रीय कारण और शासनिक कारण, प्रशासनिक कारण अगर ढूंढने की कोशिश करें तो आप कहाँ देखते हैं, क्या है ये? देखिए, इससे तो मैं सहमत हूँ कि जो निर्भया कांड के बाद जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके तहत जो ये यौन हिंसा से संबंधित कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं। पोक्सो के बाद उसमें जो बच्चों के साथ जो इस प्रकार की हिंसाएं होती हैं उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ तक कि प्रक्रिया की जो मैं बात कर रहा था, विदिन 60 डेज़ आपको अनुसंधान करके चार्जशीट करने का प्रावधान है और इसमें भी विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग होती है। पार्टली मैं डॉक्टर दीपाली से इस बिंदु पे सहमत हूँ कि निश्चित रूप से अवेयरनेस लोगों में बढ़ा है। बहुत सारे पहले जो अपराध को मिनिमाइज किया जाते थे, सामाजिक कारणों से जिससे एक स्टिग्मा जो विक्टिम है उसको ही हम लोग ये मानते थे कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर उस स्टिग्मा लगाना, तो परिवार में भी अब इस चीज़ का हो रहा है कि यदि किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ इस प्रकार का घटनाएं होती हैं तो तुरंत पुलिस के पास आते हैं, कानून की लिए सुविधा को लेते हैं। साथ ही साथ चूँकि मीडिया इतनी ज़्यादा अभी प्रेजेंस इतनी बढ़ गई है कि इस चीज़ को बहुत हद तक छुपाया नहीं जा सकता, तो वो अवेयरनेस एक कारण है। दूसरा ये भी वजह है, मैं भी मानता हूँ कि चूँकि मोबाइल टेक्नोलॉजी के कारण विभिन्न प्रकार की चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं, जिससे उसके जो बच्चों का या यंग एज में मानसिक प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है उस पर मुझे लगता है और रिसर्च की आवश्यकता है। परंतु ये है कि उनसे उनके एक्सपोजर्स उस ढंग से मिल रहे हैं उनको, जिसके लिए काफ़ी हद तक उनका दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए भी तत्काल रेडी नहीं है। तीसरी बात जो ये है कि अब अस्मत को बचाना और लूटना, तो ये मैं पहले भी जैसे कहा कि एक सिविलाइज सोसाइटी, जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो एक जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स होना चाहिए दो के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, वो हम लोगों को बचपन से परिवार में भी, समाज में भी, स्कूल्स और कॉलेज में बताने की आवश्यकता है। क्योंकि कई जगह स्कूल्स में भी हम लोगों ने देखा है, इवन कॉलेजेस में भी देखा है कि यदि ग्रुप हैं, क्या 10 लड़के एक जगह बैठे हैं तो क्या एक बच्ची है जो सामने से बिल्कुल आराम से बगैर नोटिस किए हुए किसी प्रकार के प्रेशर के गुजर सकते हैं, या बच्चे भी जो बैठे हुए, बॉयज यदि बैठे हुए हैं तो किसी प्रकार से लड़की को नोटिस किए बगैर वो अपना कार्य में लगे हुए हैं। तो ये एक अवेयरनेस बच्चों में बहुत ज़रूरी आवश्यक है, जिससे कि उनको ये पता रहे कि क्या चीज़, क्या सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। आपने कहा कि सही में परिवार में घुल मिल करके मेल फीमेल दोनों रहते हैं, को एजुकेशन सिस्टम में निश्चित रूप से थोड़ा सा शेयर करने वाला कोई था ना, फुआ के साथ, दीदी के साथ, चाची के साथ, काकी के साथ, वहाँ शेयर करते थे। वो लोग भी पूछते थे, अगर पिता को नहीं बता सकते हैं, माँ को नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ कहीं शेयर हो जाता था, वहाँ से कम्युनिकेट हो जाता था कि आगे क्या करना है। जी, यहाँ मैं एग्री आपसे कहता हूँ कि ठीक है, कम्युनिकेशंस कम हुए हैं और नहीं ज़्यादा हुए हैं, कम्युनिकेशन तब भी कम हो गए। कम्युनिकेशंस रियल सेंस में ये कमाल है। रियल पानी बहुत बरसता आपने, लेकिन पानी मिलता नहीं है, पानी का अकाल पड़ जाता है। आप जैसे डीएसपी साइबर क्राइम जैसे बता रहे थे कि इंटरनेट पे आप बहुत ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने लगते हैं, और ह्यूमन माइंड में थोड़ा, मेरा ये मानना है कि यूजुअली रिसेप्टिव होता है या ट्रस्ट करने की थोड़ी सी टेंडेंसी ह्यूमन माइंड में होती है। बहुत कम लोग होते हैं कि हर एक चीज़ में मिसट्रस्ट करें, तो उनको ट्रस्ट नहीं करें सोसाइटी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन घर खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ये भी है कि खाने के बाद भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि जिस पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, वो हमें किस प्रकार से मिसयूज हो रहा है। जैसे साइबर क्राइम में ही बात कर रहे हैं कि हमें सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता है। कोई बच्चे को कोई दूसरा बच्चा बन करके बातचीत कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी अदर टाइप का क्रिमिनल हो, बड़ा आदमी हो, और इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तीसरी चीज़ें जो ह्यूमन माइंड है, वो देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितने सालों का है, हार्डली 30-35 ईयर्स का है, और ह्यूमन माइंड का एवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स का है। तो ये जो नई दुनिया क्रिएट हुई है, ह्यूमन माइंड समहाउ मुझे लगता है उसको अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है,
और उस वर्ल्ड में अपने को दिखाने के लिए एक तरह का एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो कह सकते हैं, उसमें अपने आप को दिखाने की जो टेंडेंसी होती है, वो भी आपको बहुत प्रोन बनाती है क्राइम के प्रति, क्योंकि जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो उस वर्चुअल वर्ल्ड में मूव अराउंड करते हैं, वो निश्चित रूप से वो ढूंढते हैं कि किस शिकार को ढूंढते रहते हैं। तो वो चूँकि ये हमें मानना पड़ेगा, बच्चे हैं या फिर विमेन हैं, वो रिलेटिवली इजी टारगेट हैं, तो उसको लेकर के उनके ऊपर वो टारगेट ज़्यादा करते हैं। जाना साहब, जो आपने याज्ञवल्क्य की या गार्गी की बात सुनाई, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी अगर दर्शन के मामले में देखें तो आज सिरे से गायब हैं। यह ठीक है कि उनसे ज़्यादा विद्वान हुए कि चांद पर पहुंच गए, सूरज पर पहुंच रहे हैं, यह ठीक है। यह भी ठीक है कोई मंडन मिश्र हुआ करते थे, लेकिन हम इतिहास को लेके, मंडन मिश्र को लेके कब तक अपने पीठ पर कि मंडन मिश्र के हम वारिस हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में गार्गी क्यों नहीं पैदा हो रही है। जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आप दोनों के लिए है, और कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सवाल पूछने क्यों नहीं दिया जाता है, सवाल पूछने के प्रति उत्सुक क्यों नहीं। जब सवाल नहीं पूछेगा वो जानेंगे कैसे पूरी दुनिया। गौतम मंडन मिश्र कहाँ से पैदा होंगे, गार्गी कहाँ से पैदा होगी। गार्गी जब जनक के यहाँ जाती हैं और जनक जान लेते हैं गार्गी यहाँ पहुँच गई है, तो जनक के जो सवाल जवाब हैं वो देखिए, और गार्गी का जो सवाल जवाब है वो देखिए। हम ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में उसको दोस्त बना सकते हैं, दोस्त बनाने में खतरे कम है, न्यूनतम है, उसको कैसे बेहतर बना सकें। क्योंकि आप स्कूल से जुड़े हुए, इसीलिए हम ये सवाल आपसे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। आप हमारा शिक्षा व्यवस्था को देखें तो पहली शिक्षा होता है कोई भी बच्चे का घर में, जहाँ पर उसका दादी नानी लोग उन लोगों का परियों का कहानी सुनाते हैं, उन लोगों का एक छोटा सा जिंदगी रहते हैं, और उसमें हम लोग जो उचित और अनुचित को और बीज जो है डालते हैं। हाँ, वो डालते हैं। तो वो चीज़ हमको लगता है आजकल का, मैंने 20-25 साल की 30 साल पहले जैसा था अभी उतना नहीं है। अरे बच्चा सुबह उठ करके स्कूल जाता है, स्कूल से लौट कर आता है, खाना खाता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से लौट के आता है, होमवर्क करता है, होमवर्क करके फिर स्कूल चला, फिर ड्राइंग क्लास है, कराटे क्लास है, ये सब। तो बच्चे का वो जो एक कल्प कहानी का समय है उसका, और दादी नानी का पास भी सबको साथ नहीं मिलता है, सब न्यूक्लियस फैमिली है। तो इसमें एक बच्चे का मानसिकता का जो विकास होनी चाहिए, खासकर 4 साल से 12 साल तक, इसमें थोड़ा सा कमी रह गया। और इसके लिए अभी सेंट्रल एजुकेशन जो है, हमारा सीबीएसई बोर्ड जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है, हर स्कूल में एक काउंसलर होनी चाहिए। काउंसलर की काम सिर्फ प्रॉब्लम आए तब नहीं, उसका पहले ही बच्चे को तैयार करना है, उसका पहले बच्चे को समझाना है जो आपका मन में जो शंका पैदा हो रही है, उस शंके का इस कारण है, और इस कारण में उसको आपका अमूलक है, भय जो है अमूलक है। अभी हमारा एक काउंसलर, आप विश्वास नहीं करिए, पर मंथ उनके पास लगभग हमारा करीब जो एडोलेसेंस ग्रुप है वो 2400 बच्चे हैं, पर मंथ उनका 240 से 300 का आसपास केस आ जाता है। उसको फिर प्रायोरिटाइज करके हम लोग एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। एक काउंसलर से हुआ नहीं तो हम लोग दूसरा काउंसलर लाए, क्योंकि इसका ज़रूरत है। आजकल का ज़माना में बच्चे का मन की विकास होगी और उसका उत्तर शिक्षक, हमारा फैमिली का जो बुजुर्ग है वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा का पास समय नहीं है। मम्मी पापा निकल जाते हैं सुबह 8-9-10 बजे, आते हैं शाम को 8 बजे 9 बजे, उनके पास समय नहीं है। मम्मी भी ज़्यादातर घर में अभी काम करने लगे हैं, तो दादी नानी सब गांव में है, कोई संसार से जो न्यूक्लियर फैमिली है उससे दूर है। तो बच्चे का मन की जो एक मकसद है, उसको कुछ सुनना, कुछ समझना, उसका नए उचित अनुचित समझाना, ये चीज़ में बहुत कमी रह जा रहा है। और इसकी काम पूरा कर रहा है स्कूल। टीचर्स लोगों को हम लोग बताया 40 मिनट का आपका पीरियड है, उसका पहले 10 मिनट अब बच्चों का प्रॉब्लम, बच्चों का जो शंकाएं हैं उसको सुनिए, उसको दूर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आज पढ़ाना शिक्षक का काम नहीं रह गया है, समाज को विकसित करना पहले भी था, आज भी है, पर आज के ज़माना में ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा आईजी साहब अखिलेश जी बताया, जो एयर वीयर माने एक्चुअल वर्ल्ड, रियलिटी वर्ल्ड
और वर्चुअल वर्ल्ड। बच्चे देखिए जब गेम्स खेलते हैं तो उसका कोई प्रतिपक्ष होता है, उसके साथ फाइटिंग हो रहा है, सोडिंग हो रहा है, गोली गलौज चल रहा है, इसमें बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो ये चीज़ हमारा बचपन में क्या था, बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ होता था। आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गया, घर में बैठ के सिर्फ गेम्स खेलें तो उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। बहुत सारे हार्मोन जो हमारा एंडोक्रिन सिस्टम में जुड़े हुए हैं उसकी विकास नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बच्चे का मन में ये चीज़, अब इसको हम लोगों का बच्चों को फिर नेचर का पास, रूशो जो बताए थे, जो बच्चे का 7 साल तक नेचर का साथ रहना है। हम भी बच्चे हॉस्टल में रहे मगर जब घर जाते थे तो पेड़ पे चढ़ते थे, उसके साथ जो एक प्रकृति का मिठास है उसके साथ अनुभव करते थे। ये आजकल बहुत कम हो गया, बच्चे का मिलता भी नहीं। देखिए 2 सवाल हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। एक तो मिलने वाला नहीं है अभी, इसलिए कि हर किसी को यूपीएससी कराना है, बच्चे को वहीं बनाना है, काबिल हो नहीं काबिल उससे नहीं मतलब है। दूसरे की एक रिसर्च आया था जब हम लोग स्कूल में थे तब की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का, कि डीएनए में थोड़ा सा चेंज करके हम जितने इंजीनियर चाहें, जितने डॉक्टर चाहें, जिस तरह का आदमी चाहे उस तरह का बना सकते हैं। तो एक तो हम मान लें कि सारा कुछ यही हो रहा है कि अब डीएनए सबका बदलना पड़ेगा, जीन क्लोनिंग हो गया। एक तो हम वहाँ पहुँच जाएं। दूसरे मान लें कि वही जो राम रचि राखा खा करी तर्क बढ़ाऊं साका, सब तो वही होना है जो भगवान रच के रखे। तीसरा कि हमारी कोई ड्यूटी है क्या? बिल्कुल ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी में जो गांव की ओर लौटने की बात कर रहे हैं, सरकार ने जो शिक्षा की जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम एक्सचेंज सिस्टम था। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे जाएंगे, साल भर 2 साल रहेंगे वहाँ पर, और वहाँ से बच्चे आएंगे तो जानेंगे कि असम क्या है, मणिपुर क्या है, अरुणाचल क्या है। वहाँ के बच्चे आगे देखे ना झारखंड क्या, वो सिरे से गायब हो गया। नवोदय में शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ, शायद, आई डोंट नो, सेंट्रल स्कूल में है क्या, ये तो हम एकदम नहीं जानते हैं। कॉलेजेस में था कि इतने प्रोजेक्ट्स थे कि बच्चों को ले जाकर बताया जाता। अब पूछिए धान और गेहूं में क्या फ़र्क है, रोटी धान का बनता है, गेहूं का बनता है, नहीं बता सकता है बच्चा आज का, बहुत मुश्किल है। हम बच्चे को उधर कहा, आपका कई प्रोजेक्ट हमने देखा उस समय जब आप लोग कर रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट में बच्चे को आप मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन उसमें हमको लगता है थोड़ी गति लाने की जरूरत है कि बच्चा पेड़ का नाम बता सके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आम पीपल के पेड़ में होता है कि आम के पेड़ में होता है, इतना फर्क तो कम से कम कर सके। गेहूं का चावल बनता है, गेहूं की रोटी बनती है, ये तो बता सके। बिल्कुल। हाँ, नेहा आपकी तरफ सवाल मेरा आपके पास है। दूसरे उसके साथ मैं जोड़ रहा हूँ कि आपके पास जो साइबर क्राइम के मामले आते हैं, एडोलसेंट के कितने होते हैं, बच्चों के कितने होते हैं, और महिलाओं के कितने होते हैं कंपैरेटिवली और के? जो एडोलेसेंट और एक अंदाज पता चले। जो एडोलेसेंट और बच्चों के केसेस होते हैं वो हमारे पास एक पोर्टल है जिसके थ्रू हमारे पास रिपोर्टिंग आती है, एंड उसमें से अधिकतर एनोनिमस होते हैं, जहाँ पे बच्चों या टीनेजर को अपना नाम डिस्क्लोज करने का फ्रीडम रहता है, नहीं डिस्क्लोज करने का फ्रीडम रहता है। तो वो हमारे पास एक साल में करीब 300-350 आ जाते हैं। और जो महिलाओं के केसेस होते हैं साइबर क्राइम के, वो अधिकतर इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं। जो हाउस वाइफ्स या फिर जो कॉलेज गोइंग होते हैं वो टारगेटेड होते हैं। उसमें वो किसी को फेसबुक पे कांटेक्ट किए और काफ़ी लंबे टाइम तक बात किए, लड़का एनआरआई है, और वो उसको फिर अपना धीरे धीरे पूरे प्यार के झांसे में ले लेता है, और फिर उसको बताता है कि तुम्हारे गिफ्ट हम भेज रहे हैं तुम्हारे लिए इंडिया, जो कि कस्टम ने एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है। तो ये काफ़ी 5-6 साल पहले पुराना ये मॉडल है, मगर अभी मैं आपको रोकूंगा। कुछ दिन पहले यानी कि 2007-8-10 में लॉटरी का बहुत बड़ा सिस्टम आया था कि आपकी लॉटरी अभी भी आता है, कंपैरेटिवली कम है, अभी भी आता है। हाँ, तो लॉटरी का कि आपका लग गया है, इतना पैसा जमा करिए, ऐसे ऐसे हम आने वाले, ये पैसा देने वाले। उससे भिन्न है आप जो बता रही हैं, या उससे जुड़ा हुआ महिलाओं के साथ जो साइबर क्राइम? उससे ये भिन्न है। अच्छा, उससे ये भिन्न है। नहीं, उसका चेहरा लगा करके अपने साथ फोटो साट करके, या उसको प्रेम का झांसा दे करके उसके अश्लील फोटो खींच लिया और उसको वो लॉटरी में उस तरह से लॉटरी से भिन्न। ये फेसबुक वाला वो ऐसे महिलाओं को टारगेट करते थे, वो आइदर वो अनमैरिड हैं या फिर वो हाउसवाइफ्स हैं, तो उन लोगों को टारगेट करते थे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, और फिर वो या फिर कहीं जीवन से मैट्रिमोनियल साइट से jeevansathi.com या कहीं से उनका प्रोफाइल देख लिया और वहाँ से कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर 1-to-1 व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बातें करना शुरू कर देते हैं। 1 साल तक बातें करते हैं, जब लगता है बिल्कुल झांसे में आ गई है तो उनको गिफ्ट भेजते हैं, और फिर बोलते हैं कि कस्टम ने पकड़ लिया, आप इतने पैसे डालिए इस अकाउंट में। ऐसे करके वो काफ़ी पैसा उनसे ठग लेते हैं। तो महिलाओं के लिए दोनों चीज़ हो जाता है, एक इमोशनल भी उनका हो जाता है ट्रॉमा, और फाइनेंशियल ट्रॉमा तो रहता ही है। तो दोनों चीज़ें,
दोनों तरह से वो टारगेट होती हैं। देखिए, प्यार तो रहेगा, पूरी दुनिया में इसी पर सब कुछ समाज चल रहा है, ये तो रहेगा, और ये रहेगा तो इमोशन भी रहेगा, इमोशन होगा तभी वो होगा, और ट्रस्ट वर्दी भी होगा, ट्रस्ट भी करेंगे, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास ना। हम अगर माने कि आप में से कोई भरोसा का नहीं है, हम इनको बुला लिया पॉलिटिकल यहाँ पर गपशप करने लगे, इनका क्या होगा? नहीं, ये सारी ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। उस ट्रस्ट में कितना पड़ेगा उसकी भी कोई सीमा नहीं हो सकती है, वो सीमा इंडिविजुअल ही तय करेगा। इसलिए सामने वाला दिख रहा है उसके हिसाब से हम ट्रस्ट करते हैं। आप चारों जो हमको दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम ट्रस्ट कर रहे हैं, आप चारों जो हमको देख रहे हैं उसके हिसाब से हम पर उतना ट्रस्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक जो ग्लिच होता है वो ये है कि वो उन लोगों को सिर्फ ऑनलाइन मोड पर मिलते हैं। हाँ, तो Physical वो मिलने के बताना बाद है, हम वो किसी दर्शकों पर को हम ये trust- बताना चाह रहे हैं जी, ये बताएं आप। तो ये डिफरेंस है साइबर क्राइम में और रियल वर्ल्ड क्राइम में। आप मिलकर ट्रस्ट कर रहे हैं। आभासी दुनिया में विश्वास करने पर भरोसा मत रखिए, अलर्ट रहिए ऑलवेज। नेहा जी जैसा और एक बात है ट्रस्ट में, हाँ। इसमें आपका कोई बुजुर्ग आपको सलाह भी नहीं दे सकता, हाँ, नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग का वो एक्सपीरियंस नहीं रहा जी इस तरीका ये का होगा भी situation तभी नहीं को दे कैसे- सकता। ठीक बोल रहा हूं, इस तरीका का सिचुएशन को कैसे डील करे वो उनको पता भी नहीं है। और वो मम्मी ये पापा शेयर भी नहीं करते नहीं हैं करते। कि वो शेयर भी नहीं करना चाहते हैं कि जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे हम ही प्रमोट करते हैं कि अपनी अनमैरिड डॉटर्स का हम प्रोफाइल बनाएं। कई बार पेरेंट्स खुद ही बनाते हैं और प्रमोट करते हैं कि ठीक है पोटेंशियल ब्राइड यहाँ से हम लोग ग्रूम्स ढूंढेंगे, मगर फिर उनको ये नहीं पता होता है कि वो 1-to-1 कांटेक्ट में आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। और लड़कियां भी ये चीज़ शेयर नहीं करती हैं कि हम काफ़ी 1-to-1 कांटेक्ट में आ चुके हैं और अपने रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से वो ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड होते जाता है। और वो उनको मैसेज देना हो तो मैसेज क्या देंगे? अगर हम अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहें कि आभासी दुनिया से कितना दूर रहें, कितना अलर्ट रहें, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी रिलेशनशिप में अगर पैसा बीच में आ जाता है तो वो रिलेशनशिप ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कोई अगर आपको इकोनॉमिक फेवर मांग रहा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि इकोनॉमिक फेवर अगर मांग रहा है तो रिलेशनशिप का कोई रियलिटी नहीं है। इसमें मैं एक जी, ऐड करना चाहूँगा कि देखिए वर्चुअल वर्ल्ड में आपको इट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी, एक आपको मिलता है सुविधा कि आप अपने जो फिजिकल वर्ल्ड के मित्र हैं उनसे जुड़ सकें। एक ये भी जब ये असल चीज़ है कि हाँ, आप उनको जोड़िए, उनको जोड़ें। जैसे हम हमारे पुराने मित्र हैं, 25 साल 30 साल पुराने मित्र हैं, उनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसको आपको इसको सेग्रीगेटेड ना सोच करके फिजिकल वर्ल्ड के जो आपके मित्र हैं उनसे जुड़िए, तो ताकि आपको पता है कि रियलिटी में कौन है। और वर्चुअल वर्ल्ड में जो आदमी आपको मिल रहा है वो उसका क्या अवतार है आप नहीं जानता, अननोन है, और आपको वो बच्चा है कि बूढ़ा है कि लड़का है कि लड़की है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। और जिस व्यक्ति के वो आप कभी मिले नहीं हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं कि वो आपको मिसयूज करेगा, क्योंकि इस प्रकार के एलिमेंट्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पूरे वर्चुअल वर्ल्ड में दे आर रोमिंग लाइक एनीथिंग एंड दे आर लुकिंग फॉर देयर प्रे। तो शिकार प्रोफेशन, हाँ, वो प्रोफेशन है। और ये सब प्रकार के जैसे हम लोग देखते हैं कि फेसबुक का यूज करके, इंस्टाग्राम के यूज करके इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में भी लोग संलिप्त कराए जाते हैं। तो उसमें चूंकि उसको पता नहीं है कि सही में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको ये यूज करें। वो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में ना यूज करें, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड मेरे हिसाब से इट्स बिगर देन एक्चुअल वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसको एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी में लीजिए, ना कि उसकी दूसरी एक अलग एक इमेजिनरी दुनिया में आप रोम कर रहे हैं, वो उससे बचना चाहिए। आपके पास लौट रहा हूँ तो फिर मैं बात करूँगा, व्यक्ति क्या करे, शासन क्या करे, समाज क्या करे। अभी आपके तरफ मैं जा रहा हूँ, दिल्ली और रांची में या दूसरे शहरों में जो छोटे शहर हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें महिलाओं की सुरक्षा के मामले में जो समाज पहले से चल रहा है, किसी भी कम्युनिटी का समाज, वहाँ अपनी अपनी व्यवस्था रही है और अपनी अपनी व्यवस्था से लोग करते हैं। क्या वो व्यवस्था कमज़ोर हुई है? सरकारों का हस्तक्षेप, इंटरवेंशन ज़्यादा बढ़ा है, इस वजह से वो व्यवस्था कमज़ोर हुई है और इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सर, आपके प्रश्न को मैं एड्रेस ये पहली बात तो ये है कि जब एक हमारा जो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी था, जैसे भारत में ही बात करें तो हमारे एक एंशिएंट कल्चर जो था उसमें अन्य तरह के किसी आप जाएंगे, हर स्टेट का अपना कुछ स्पेसिफिक कल्चर था, कुछ प्रैक्टिसेस से हर कम्युनिटी का था। तो ये ज़रूर हुआ कि समय के साथ एक जब स्टेट ने कहा कि इस डायरेक्शन में चलना है तो एक चेंजेस भी आए, जिसमें मैं उनको एक कुछ पॉजिटिव भी चेंजेस आए, कुछ नेगेटिव भी चेंजेस जिनको बोल सकते हैं। तो उसमें हाँ ये हुआ कि जो कुछ जैसे प्रैक्टिसेस या कुछ प्रथाएं थी जो कि
एक महिलाओं को जैसे बराबरी का स्थान देती थी, और जब बराबरी का स्थान दे रही हैं समाज में तो उनके अगेंस्ट हिंसा या किसी भी तरह का क्राइम नहीं होती थी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रथाएं थी जो कि उस वजह से ख़त्म हुई हैं। तो जब एक इंस्टीट्यूशंस की अपनी जगह जो थी वो कहीं कहीं जब ख़त्म होती है तो हम ये ज़रूर पाएंगे कि कहीं पे वो वायलेंस आया है। लेकिन ये भी ज़रूरी है देखना कि अब के समय में अगर वायलेंस हो रहा है तो वहाँ पे स्टेट का बहुत बड़ा रोल है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बिना आप किसी भी तरह के क्राइम को रोकने का आप सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि एक फिर उसमें एक जो आती है, फिर आप मॉरल अथॉरिटी की बात करें या स्टेट अथॉरिटी की बात करें तो वो एक डिलेमा है। तो वहाँ पे फिर जो आपने जैसे प्रश्न किया कि गवर्नमेंट का क्या रोल है सर, वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो वो होना मेरे हिसाब से कि कोई किसी चीज़ का रीज़न रहा है, वो मैं कम्प्लीटली उस चीज़ से सहमत नहीं रहूँगी। तो इतना कहूँगी बस। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था जब मैं अखिलेश सर को और नेहा जी को सुन रही थी कि अभी जैसे जब साइबर क्राइम की बात हो ही रही है तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत से कंपनीज़ हैं जो बड़े बड़े आए जा रहे हैं, जिनके एडवर्टीजमेंट आप देखोगे हर जगह, जो आजकल डेटिंग एप्स के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। तो उनका एक कंटिन्यूअस एडवर्टीजमेंट है। तो जो यूथ है हमारा, या खासकर जो एकदम टीनेज से लेकर उस एज में मैं बोलूँगी कि 18 से 20 के एज ग्रुप में, वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इवन अर्ली 20s और कोविड काल में बहुत ज़्यादा देखा गया, जब लोग घरों में बंद थे तो वो एक वर्चुअल जिसे हम कहेंगे फ्रेंडशिप या वर्चुअल रिलेशंस की तरह ज़्यादा झुकने लगे। तब तो ये एक सवाल आ रहा है कि फिर उस चीज़ को हम कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि एक प्लेथोरा ऑफ कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं जो उस तरह से एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। मेरे पास समाजशास्त्री अपने यहाँ तो कंट्रोल करने के बहुत सारे सिस्टम है, उसी से कंट्रोल किया भी जाता है। कई इस तरह के विज्ञापन हटाए गए हैं, कई इस तरह के विज्ञापन रोके गए हैं, आगे भी रोके जाने की व्यवस्था है। लेकिन जहाँ हम क्वेश्चन लिख करके रखे थे, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हर सवाल का जवाब वही है कि हमारा जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी डेवलपमेंट रोल मॉडल है, वह एक बड़ा कारण है क्या? इसलिए कि जो मातृसत्तात्मक समाज है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, वहाँ भी इंटरवेंशन इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम भी वहाँ उसी अनुपात में हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? सरकारों के बारे में यह मान्यता है कि सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप करना है, तब जबकि संविधान टूट रहा हो, तब जबकि कानून टूट रहा हो। कोशिश करनी है कि समाज का जो मुखिया है, समाज का जो समूह है, वह समूह चीज़ों को बढ़ाए और रोके, और वो करेगा तो कंट्रोल ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए नक्सलवाद है, नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए ग्राम पंचायतों और ये क्या नाम है आपको ग्राम सभा को, ये दोनों एक्टिव हो जाएं, कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए उनको पता है कौन कहाँ ले जा रहा है, सबको पता है, भय के बावजूद उनको पता है। जब अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी, डायन के मामले में उनकी अकाउंटेबिलिटी बना दीजिए, देखिए डायन का मामला खत्म हो जाएगा कि ठीक है आप इसके लिए जिम्मेवार होइएगा। खैर कानून हम बनाने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है अभी, वह सिस्टम कमज़ोर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना सारा पावर देता है हमको। आमतौर पर मैंने जो देखा है, शासन भी वही हस्तक्षेप करता है जहाँ की लगता है कि नहीं, हस्तक्षेप किए बगैर नहीं चलेगा। अब एक शेर है, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि अब त्योहारों का तब पता चलता है जब पुलिस की गश्त तेज होती है। पुलिस की गश्त तेज होती क्यों है? यह मौका हमने दिया नहीं, तो हम समाज कहाँ कितना कर सकते हैं। मैं अपने सवाल की तरफ, तीनों सवाल की तरफ, इस सवाल को जोड़ते हुए कि सरकार का हस्तक्षेप, पुलिस का हस्तक्षेप, महिला थाने बने, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना है। जो बड़ा शहर है वहाँ भी 2-3 महिला थाने हैं। इसके बावजूद क्राइम घटने की मैं यहाँ नहीं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ कि रिपोर्टिंग की वजह से हो रहा है, महिलाएं चूँकि सामने आ रही इस वजह से हो रहा है। वो चीज़ों को रोकने की क्या कोशिश हो सकती है? मैं अटका हुआ हूँ बहुत लंबे समय से, वर्षों से, कि पूंजीवादी व्यवस्था में यह होगा ही, यह होता ही है। पूंजीवादी व्यवस्था में एक दूसरे पर हड़प लेने का जो चलन है, समाजवादी व्यवस्था में नहीं, तुम भी जियो और हम भी जिएंगे। ये दोनों सिस्टम जो है ना, थोड़ा सा हमको भिन्न लगता है। खैर उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इतना होने के बावजूद आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हमारे किसी महिला के केस क्राइम हुआ या उसको लगता है, जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, अमिताभ चौधरी जी जब थे SSP यहाँ पर, तो उसी समय शाम के बाद लोग घर लौटने लगे, ठीक है ना, पुलिस की गश्ती तेज हो गई थी। अब पुलिस के होने का मतलब लोगों को समझ में आ गया था। वुमेंस कॉलेज से मैं गुजर रहा था, रिपोर्टिंग करके कहीं से लौटा था, कुछ लड़कियां टहल रही थी,
सिपाही जी लोग घेरे उसको, कुछ हो जाए तो काबू लोग हमरे के, जा लोग घर में जा, मैं बाप पड़क भेज ले, रोड पर घूमे। 5-6 बज रहे थे, हम वहीं से अमिताभ चौधरी को फ़ोन किए, ऐसा ऐसा है। बोले कि हम आते हैं, रुकिए रुकिए। बोले भाई तुमको क्यों लगाए, पहुँचे हो, बोले तुमको क्यों लगाया गया है, इसलिए नहीं कि सुरक्षा में घूम सकें। आप अगर उसको घर में घुसा दे तो कंट्रोल कौन सी करोगे, नहीं। अब हमारे सवाल आपके पास। देखिए, वहीं से मैं आगे लेके चल रहा हूँ, जब आप ये कह रहे थे कि मिनिमम गवर्नेंस। देखिए, मिनिमम गवर्नेंस डिफेंस में और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में नहीं हो सकता है, क्योंकि जब समाज का निर्माण हुआ है तो समाज ने ग्रुप ऑफ पीपल को या राज्य को या स्टेट को ये अधिकार दिया है कि भाई आप विधि व्यवस्था का संधारण, अपराध नियंत्रण आपका दायित्व बिल्कुल है। अब ये दायित्व का निर्वहन केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी या पंचायत लेवल पर सरकार हो सकती है। इसमें एक व्यवस्था बनाई जा सकती है कि इस प्रकार के अपराध पंचायत करे, इस तरफ अपराध राज्य स्तर पर के एजेंसी करे, या इससे बड़े अपराध केंद्र स्तर की एजेंसी। लेकिन यहाँ ये कहीं पे भी नहीं हो सकता है कि मैं डॉक्टर दीपाली से वहाँ एग्री करता हूँ कि राज्य का दायित्व है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वो एक्टिव होंगे, यानी कि जो पुरातन व्यवस्था है वो एक्टिव रहेगी, तब आपके हस्तक्षेप की जरूरत ही कम हो जाएगी। दायित्व का मतलब है वो पंचायत लेवल की व्यवस्था जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो वहाँ मैंने कहा कि वहाँ स्कोप है कि आप ये निर्णय ले सकते हैं कि राज्य को देना है कि पंचायत को देना है, लेकिन वो नहीं रोक रहे तो आपको हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा, देश को देना है। डेफिनेटली उनके लेवल से समस्या, नक्सलवाद की समस्या जब राज्य से थोड़ी बड़ी होने लगी तो केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप हुआ। अब ये पूरी व्यवस्था में व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, समाज की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, और देश की मतलब स्टेट की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो स्टेट से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस होती है और पुलिस का ये दायित्व है कि बढ़ी है अपराध या घटी है वो नंबर में नहीं जाना है। यदि अपराध हो रही है तो उस अपराध को रोकने की दायित्व हम लोगों के पास है। अभी तक जो महिलाएं थानाएं बनी हैं वो प्रयास ये करती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से मामले ज़्यादा उसको टेकअप करती हैं। हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि महिला अपराध में प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, उसके लिए इसको सुदृढ़ किया जाए। अनुमंडल लेवल तक में हम लोगों का महिला थाना बन चुका है, तो प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं, कैसे जागरूकता लाई जा सकती है, महिलाओं से कैसे संपर्क स्थापित किया जा सकता है। स्कूल गोइंग गर्ल्स से, कॉलेज गोइंग गर्ल्स से ट्यूशन जा रहे हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं कि आप कैसे अनसेफ महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ पता करके कैसे हम उस इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव स्टेप्स कैसे लिए जा सकते हैं उस पर पुलिस काम कर रही है। समाज के लेवल पे जब हम बात करेंगे तो समाज का भी ये दायित्व बनता है दोनों तरफ से कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो समाज को भी आगे आना चाहिए। कुछ दिन पहले बड़ा हृदय विदारक घटनाएं घटी थी, दिल्ली की घटना थी। एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ की जो मोहल्ले थी, उसमें एक लड़के के द्वारा एक लड़की को बार बार चाकू से प्रहार किया गया, लड़की की मृत्यु हो गई और कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आया। तो इस प्रकार का तो समाज हम लोग ना बनाएं। ये इस प्रकार के समाज में हम वीडियो तो बनाते हैं लेकिन रोकने नहीं जाते और इन्फॉर्म नहीं करते हैं। इन्फॉर्म नहीं करते, ये तीन चीज होनी चाहिए। इन्फॉर्म का बात नहीं, इतना तो आपको सक्षम होना पड़ेगा कि हम लोगों के समाज में या फिर हमारे के शास्त्र में कहा गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम नहीं कह सकते हैं अलग कि अलग चलेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। शास्त्र की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें शस्त्र भी है, और शस्त्र का उपयोग आप डिफेंसिव पर्पज से कर सकते हैं। तो इतने लोगों ने उस चीज़ों को देखा तो वहाँ पुलिस तो नहीं कर सकती है, तो अब समाज का दायित्व है कि उसको रोके, विरोध करे। और यदि ये रोकने और विरोध करने की परंपराएं बंद होती जाएंगी तो धीरे धीरे होता है कि एक ही सोसाइटी में लोग रहता है, हाउसिंग सोसाइटी में एक दूसरे से मतलब नहीं है। तो आप जो ये कह रहे थे कि पूंजीवाद व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, मेरा ये हमेशा मानना है कि ये कहीं रास्ता इन बिटवीन है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमको क्यों पूछ रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है कि एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या राइट है या क्या हमारी फ्रीडम है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन जब आप समाज में रहते हैं तो आपके सामाजिक दायित्व है, तो रास्ता कहीं इन बिटवीन है। तो इंडिविजुअल को भी और समाज के भी अपने दायित्व हैं। अब व्यक्ति विशेष के जो आपने कहा कि इसमें क्या है, व्यक्ति विशेष में दो एस्पेक्ट जो पार्टली जो छूट गया बीच में कि जो वर्चुअल वर्ल्ड के केस में था, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड हम लोगों को बच्चों में भी बड़ों में भी एक ऐसा चीज़ है जो डेवलप करना चाहिए।
कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जब आप किसी चीज़ को करेंगे, एक कहावत है टू गुड टू बी ट्रू। कोई चीज़ें आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि यार ये बहुत टू गुड टू बी ट्रू, इसको क्यों है, तो यू नीड टू क्वेश्चन दैट। अब कोई आदमी ऐसा कोई नहीं होता है, समाज से भी नहीं होता, बहुत बिरले आपको अपने समाज में कहाँ लोग मिलते हैं कि कोई बीमार पड़ा हुआ है तो उसको लोग मदद करने के लिए पहुंच जाए। तो वहाँ पर जब आप ये सोच विचार में कर रहे हैं कि नहीं साहब हमको इंटरनेट की दुनिया में कोई मदद करने वाला पहुंच गया, कोई अप्रिशिएट करने वाला पहुंच गया है, ऐसा नहीं होता है। आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस में एक निकोलस तालेब का जो ब्लैक स्वान वाला है कि आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो ये सोचिए कि हो सकता है कि वो बकरे की तरह है कि जिसको उसके मालिक डेली उसको खिला रहा है कि किसी एक दिन उसकी हलाल की जाएगी। तो यू हैव टू मेंटेन दैट इंक्विजिटिवनेस, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, और उसको हर एक को क्वेश्चन करिए। ट्रस्ट मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं करिए, लेकिन ट्रस्ट करने का बेसिस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, जस्ट आउट ऑफ थिन एयर नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चनेबल माइंड होना चाहिए। अपराध की दुनिया में मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल का भी दायित्व है, समाज के प्रति दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है, एक दूसरे के प्रति दायित्व है, उसका निर्वहन करना चाहिए। यदि कहीं पे अपराध हो रहा है, कोई सह रहा है, उसको गलत है, आप उनको इनकरेज करिए कि वो बाहर आएँ, लोगों का विरोध करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रहा था, उसमें ये दे रहा था कि यदि किसी सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल ने कभी उसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने उसको एज ए एक्सेप्टेड नॉर्म्स ले लिया है। तो बाहर से किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो उनको कन्विंस करता है कि नहीं ये एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो ये हम लोगों को एटीट्यूड होना चाहिए कि यदि कहीं पे महिलाओं के साथ घर में, बाहर में, कहीं पर भी किसी प्रकार का अपराध हो रहा है तो लोग आकर के बताएं। पुलिस के पर्सपेक्टिव से मैं ये बता रहा हूँ, वी हैव मल्टीपल नंबर्स, महिला पुलिस स्टेशन हैं, महिला के लिए डेडिकेटेड नंबर्स हैं, महिला के लिए डेडिकेटेड पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, उनको जाके बता दें। और बताने के बाद मुझे लगता है कि यदि फिर आगे की कार्रवाई नहीं होती है तब वो स्टेट का रोल या पुलिस का रोल होता है। तो सभी को अपना अपना दायित्व का निर्वहन करना होगा, तब तो बात बन ही जाए। मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। स्कूली लाइफ में जो बसें चलती थी उस पर लिखा रहता था आप वही व्यवहार करें जो दूसरे से अपेक्षा करते हैं। हमको लगता है कि बेस्ट मीडियम हो सकता है अपने को और दूसरे को कंट्रोल करने का। अगर इतना भर कि दूसरे को अगर बुरा लगता है हम वहीं रुक जाएं। उसके साथ साथ 10 साल पहले एक स्लोगन आया, जोर से बोलो ना लड़कियों के लिए, ना कुछ नहीं करने का, जोर से चीख करके बोलो ना। उस ना पर बहुत सारी हिंसा तुम्हारे साथ रुक जाएगी। आप स्कूल्स में बच्चियों का जो काउंसलिंग होता है उसमें किस तरह के केसेस अमूमन आते हैं जिसमें लड़का छेड़ रहा हो, परेशान कर रहा हो? इसलिए कि हम तो आभासी दुनिया में, फिल्मी दुनिया से ज़्यादा प्रभावित हैं। लड़की के ना के मतलब हाँ होता है, लड़की ने अगर मुस्कुरा दिया तो मतलब प्यार हो ही गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो उसमें जो पूरा का पूरा अपना पढ़ाई का है जो 10 मिनट देते हैं टीचर स्टूडेंट्स के साथ देते हैं, तो क्या बताते हैं? एक्चुअली आप जो बच्चे का बारे में बात करना चाहते हैं वो है लगभग हम मानेंगे 12 साल से 18 साल जी कि 11 साल, आजकल 10-11 साल में भी एक बच्चे का मन में तब इन्फैचुएशन होती है। इन्फैचुएशन का मतलब है वो कोई आइडियल को चुन लेते हैं और किसी के ऊपर वो आइडियल को आरोप कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो होता क्या है, अपने क्लासेस का ही बच्चे में हो जाता है, 1-2 क्लासेस ऊपर में सीनियर्स में भी हो जाते हैं। तो ये जो इन्फैचुएशंस है, ये इन्फैचुएशन ही है, ये सही नहीं है, सच नहीं है, उसको समझाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ कोई एक काउंसलर नहीं, हर टीचर, हर शिक्षक इस काम करते हैं। आजकल एक चीज और भी है, मेरा बच्ची एक दिन हमको पूछे, तो वो हमको याद है, वो 8 में थी शायद, बेटी, छोटी बेटी आगे पूछी जे, अच्छा एक घटना पेपर में हर रोज लिखता है पापा, ये जो इसको तो नहीं लिखने भी चलेगा। कोई ऐसा ही कोई कांड हुआ था, कोई लड़की का साथ लड़का छेड़खानी किए, फिर उसको कुछ बर्ताव किए और फिर उसको मार भी दिया, तो उसी का एकदम एपिसोड जैसा चल रहा है। तब प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हम 2012 की बात कर रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया पावरफुल था।
हमको ये पूछा तो हम उनको समझाए जी देखो इसमें क्या है ना, प्रिंट मीडिया का भी एक काम है, वो सोचते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा जो पाठक है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसको हम बार बार छापेंगे। तो उनका प्रश्न तब भी था मेरा ऊपर कि पापा सिर्फ इसी घटना का क्यों, और जो अच्छा काम भी है वो बहुत छोटा सा हो जाता है। तो आजकल का ज़माना में हम तब उसको समझाने का, देखो आप ऐसा करना है, ये आपको सबको बोलना है, आपको सबको बोलना है जी ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरा है, और इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसको इग्नोर करना। अब जो ना की बात बोल रहा है, आजकल का ज़माना में आप 10 एपिसोड सामने आ रहा है तो आपको उसमें चूज कर लेना जी कितना एपिसोड आप देखेंगे और कितना एपिसोड को आप ना कहेंगे। बिल्कुल। आज की डेट पे भी हमारा भी ज़रूरत है उसका। हमारा पास जो आज सोशल मीडिया का वीडियोस आते हैं, बहुत सारे घटनाएं आती है, वो एकदम उसको छान के, जैसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे हंस दूध और पानी मिला दे तो उसमें दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। इसकी ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत फिर भी बच्चे का, हम अभी भी विश्वास इसी में दृढ़ विश्वास करता हूँ जो बच्चे का 10 साल 8 साल से 16 साल 15 साल में ही गठित हो जाता है। इसके लिए हमारा शिक्षक जो है सबको हम लोग इसको कर रहे हैं। हम लोग एक ACP कार्यक्रम भी चला रहे हैं, अवेकनिंग सिटीजन प्रोग्राम। तो सिटीजन अच्छा बनना है, उसको बनने का बीज अभी बोआ जाता है। ये चीज़ स्कूल करते रहते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम जो आपने कहा कि लगातार उसी एपिसोड को दे रहे हैं, तो जर्नलिज्म में फॉलोअप कहते हैं उसको, कि उसको फॉलोअप कर रहे हैं, केस किस तरह का है। आपने सही जवाब दिया कि हाँ, चूंकि पाठक का इंटरेस्ट हो जानता है इसलिए पाठक के इंटरेस्ट से सिर्फ नहीं हो, जैसे हम छोड़ देंगे वैसे लोग कहने इतनी बड़ी घटना हो गई चुप हो गया, मतलब जरूर कोई मामला है, ठीक है ना। तो वो भी एक कारण होता है, जरूर नहीं कि यही कारण हो, वह भी एक कारण होता है। दूसरे की जर्नलिज्म में पढ़ाई ये जाता है, हम जो पढ़ाते थे या हम जो पढ़ाए कि आदमी को कुत्ता काटता वो खबर नहीं है, ठीक है ना। आदमी जब कुत्ते को काटता है तो वो खबर तो है। खबर हो जाता है। तो हमारे देखने समझने का नज़रिया निगेटिव ही है, लेकिन उस निगेटिव में पॉजिटिव जिसका वर्क है उसको हम याद दिलाते हैं, और कोई भूमिका हमारी नहीं है। हमारे पास कोई कानूनी पावर भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना ही भर है कि हम आपको दिखा दें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चे अगर सीख करके जाएंगे, पहले भी मैंने आपको एक घटना बताई थी कि बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ता है और उसके टीचर ने कहा कि देखो होली में पानी का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया तो रोने लगा। क्या हुआ, अब मैडम को हम क्या मुँह दिखाएंगे। तो ये कम्युनिकेट करना, जो जागे बलक की गार्गी की बात कर रहे थे, जब गार्गी वहाँ बैठती हैं और जनक को भान हो जाता है गार्गी यहाँ आ गई हैं, बिल्कुल दोनों बगैर बात किए एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। होता है, आज भी कम्युनिकेशन है, आज भी कम्युनिकेशन है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम मैसेज देना चाहें अपने दर्शकों को कि आभासी दुनिया से बच्चे और फंस गए हैं तो तुरंत क्या करना चाहिए। बच्चे अगर फंस गए हैं तो सबसे पहले उनको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, ये जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में उनको कन्वे करना चाहिए। और इसको रिपोर्ट करने का एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन को बताने के लिए हमारे पास पोर्टल बना हुआ है, पोर्टल का नाम भी बता देते हैं, www.cybercrime.gov.in, जहाँ वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है और वहाँ बच्चे, टीनेजर, एडोलेसेंट जाके अपनी क्राइम को एनोनिमस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड का अलग एक मॉड्यूल वहाँ पर बना हुआ है जहाँ वो चूज़ करके रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और उसकी सिस्टमेटिकली क्लोजर होती है हमारे यहाँ पर। तो दोनों तरीके हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। एक ट्रस्ट बच्चों को बताना होगा कि एक ट्रस्ट सिस्टम बिल्डअप करना चाहिए फैमिली में और स्कूल्स में भी, कि अगर कोई ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार है तो उसको एड्रेस करना है चाहिए टाइमली, और इसको टाइमली हमें रिपोर्ट भी करना चाहिए, और इसको एड्रेस करना पॉसिबल है, फिजिबल। लोगों को लगता है कि अब फंस गए तो अब कोई उपाय नहीं है, मगर अब ये काफ़ी फिजिबल हो चुका है, और ये ट्रस्ट हम लोगों को बच्चों को अभी से ही बिल्डअप करना है। एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट अगर वो मोबाइल खोल रहे हैं तो साइट खोलने के लिए अनिवार्य कौन सा मंत्र होगा जिस मंत्र को पढ़ करके साइट खोलें, कौन सा वो उपाय है? HTTP जो आप लोग कहती हैं कि हाँ, वो HTTPS है, मगर गारंटी कैसे होगी कि हम जो खोल रहे हैं? अगर हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो एक पेरेंटल कंट्रोल का फीचर आता है, एंड्रॉयड में आता भी है, एप्लीकेशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यूट्यूब में भी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आप दे सकते हैं अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तो वो चीज़ आप अपने सुपरविजन में किया जा सकता है। अगर आप एडोलेसेंट और स्कूल गोइंग बच्चों को हम लोग एंड्रॉयड का यूज़ करने दे रहे हैं
इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा ये पोर्टल बनाया गया है उसमें एनोनिमिटी को रिस्पेक्ट किया गया है। तो यदि कोई बच्चा या विमेन चाहती हैं कि उनके बारे में लोगों को नहीं पता चले तो वी मेक श्योर कि उनके बारे में नहीं पता चलता है। वो एनोनिमिटी को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई की जाती है। और ये जैसे नेहा ने बताया कि आपको रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए, पेरेंट्स को बतानी चाहिए, नो मैटर, क्योंकि कई बार बच्चे डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, उससे बाहर निकलना चाहिए। किसी प्रकार से यदि इस प्रकार के अब्यूज से आप प्रभावित हैं या अफेक्ट हो गए हैं तो रिपोर्ट करना जरूर आवश्यक है। और पेरेंट्स के लिए मैं, चूँकि चर्चा चल रही थी तो पुरानी बातों को मैं बताया कि जो एपिसोड है कि गणेश जी को हाथी के सर को क्यों लगाया गया, उसको फिगरेटिवली यदि आप समझिएगा तो उसमें यह था कि जिसके माता पिता बच्चा के उल्टे डायरेक्शन में सोया हुआ है तो उससे गला काट कर निकाला जाए। तो वो ये बताता है, इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि आप बच्चे को सुपरविजन क्लोज करना पड़ेगा। जो उसका मतलब ये हुआ कि जो माता पिता उल्टा डायरेक्शन में सोया हुआ है, इसका मतलब बच्चों पे क्लोज सुपरविजन नहीं कर रहा है। तो एज ए पेरेंट वी नीड टू इंश्योर कि बच्चे पे क्लोज सुपरविजन हो। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो बच्चा क्लोज सुपरवाइज्ड नहीं भी है तो वो यदि कुछ गलत कर रहा है तो उसमें माता पिता की है, यदि अच्छे संस्कार उसमें फिर से डाले जाएंगे तो फिर वो बच्चा अच्छा निकल जाएगा। तो क्लोज सुपरविजन स्पेशली इन वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो आपको लिमिटेड आदमी के साथ वो संपर्क में आ रहा है, उसको आप जानते हैं, पहचानते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में आप नहीं जानते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, साथ खाइए, साथ बतियाइए और उसके चेहरे के भाव से पूछने की कोशिश करिए क्यों परेशान है। इतना भर तो चला। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि वर्चुअल वर्ल्ड में कहाँ किस साइट को वो देख रहा है, वो पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। और वो आपको इनडायरेक्टली रहना चाहिए पता कि कौन से साइट को एक्सेसिबल कर रहा है, क्योंकि ये इसके इम्पैक्ट जो इमोशनल ट्रॉमा के इम्पैक्ट बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में भी देखे जा रहे हैं। डॉक्टर दीपाली, अब हम पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप बताइए कुल मिलाकर के हमारी जो बातचीत हुई उस बातचीत में अगर हम मैसेज देना चाहें अपने दर्शकों को तो क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? जो कुल मिला के तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, उनमें से मैं क्योंकि खुद ही स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ तो सबसे पहले वहाँ से शुरू करूँगी कि हम जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो एक ICC बॉडी होती है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बॉडी। मेरा समय खत्म हो रहा है इसलिए हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। एक तो ये है कि औरतों का सम्मान इसलिए करना है कि औरतें माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, दुर्गा भी हैं, सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी है। बस इतना भर ध्यान रखिए, हमको लगता है बात बढ़ने लगेगी। क्योंकि समय नहीं है, बीच बहस में आज इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।